तो जब हम टाइप्स ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर मेनली सिलेक्शन के दो टाइप को मैं डिस्कस करूँगा। ब्रॉडली दो टाइप होंगे। जो पहला सिलेक्शन का टाइप है वो है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन यानी सिलेक्शन करने में जो फोर्स यूज़फुल होगा वो होगा नेचर। नेचर सेलेक्ट करेगी। नेचर किस प्रकार से सेलेक्ट करेगी? लाइव स्टॉक पॉपुलेशन जो होगा एनिमल पॉपुलेशन में जो फिट होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। नेचर उसको उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है और इसी को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहा गया था। डार्विन ने दिया था शायद ये थ्योरी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन ये बिल्कुल मिलते जुलते टर्म है। यहाँ पर नेचर सेलेक्ट करेगा। जो दूसरा फोर्स है या जो दूसरा टाइप है वो है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आएगा जो दूसरा फोर्स निकल कर आता है जो नेचर को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता है वो कौन है? तो ह्यूमन बीइंग है। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन में ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल के द्वारा सिलेक्शन किया जाता है और इस वजह से आर्टिफिशियल सिलेक्शन को मैन मेड सिलेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन और मैन मेड सिलेक्शन एक ही चीज़ है जहाँ पर ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल अपने फ़ायदा के लिए सिलेक्शन करते हैं। हम जैसा कि जानते हैं कि यदि कोई किसान या कोई ब्रीडर एनिमल को रियर कर रहा है, लाइव स्टॉक को पाल रहा है, तो उसका जो मेन उद्देश्य होता है, जो मेन गोल या मेन एम होता है वो होता है पैसा कमाना। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि नेचुरल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन और मैन मेड सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है कि जो मैन मेड सिलेक्शन है उसमें ह्यूमन बीइंग या ब्रीडर पैसे कमाने के लिए अपनी इकोनॉमिक्स को देखेगा कि हम सिलेक्शन इस प्रकार से करें कि उसे आगे जाकर सिलेक्शन के कारण जो पॉपुलेशन में जो बच्चे आएँ, जो नेक्स्ट प्रोजेनी का जो जनरेशन आएगा, नेक्स्ट जनरेशन आएगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, वहाँ से ज़्यादा पैसे मिलेंगे उसे। जब ह्यूमन बीइंग सेलेक्ट करता है, जब आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है, मैन मेड सिलेक्शन होता है, तो फोकस में ये होता है कि हमें आगे जाकर वहाँ से बेनिफिट हो, इकोनॉमिक बेनिफिट हो। दूसरी तरफ जब हम पहला जो फोर्स था, जो पहला टाइप था नेचुरल सिलेक्शन, वहाँ पर नेचर को इससे कोई मतलब नहीं है कि हमें पैसे अर्न करने हैं, इकोनॉमिकली ये वाइबल होना चाहिए। नेचर तो बस ये देखेगा जो फिट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है, जो जिसकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी है, जो फिजिकली हेल्दी है, उसको वो सेलेक्ट कर लेगा। उसके बच्चे बढ़ते चले जाएंगे पॉपुलेशन के अंदर, उस तरीके के एनिमल की पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी। तो ये होता है नेचुरल सिलेक्शन में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट को नहीं देखा जाता, नेचर करती है इसको। मैन मेड सिलेक्शन में जो ब्रीडर है या फिर किसान है वो यही देखता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आए, जो पॉपुलेशन आगे जो फ्यूचर में आने वाला है उसमें मिल्क कैपेसिटी बढ़कर आए, ज़्यादा दूध आएगा, तो वो सिलेक्शन इस प्रकार से करेगा। हमारे पास पॉपुलेशन में मान लो कि 1000 गायें हैं, तो हम उस तरीके के एनिमल को सेलेक्ट करेंगे, उसमें से 200-300 ऐसी गायों को सेलेक्ट करेंगे जिनमें मिल्किंग कैपेसिटी अच्छा हो, उनमें हम रिप्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे बुल का सीमेन यूज़ करते हुए करवाएंगे ताकि जो प्रोजेनी आए उसमें मिल्किंग कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़कर आए। या फिर हम ग्रोथ ज़्यादा फास्ट हो तो हम देखेंगे कि ऐसे एनिमल जिसमें ग्रोथ बहुत अच्छा था, कम एज में ज़्यादा वजन ले लिया था, तो उस तरीके के एनिमल को हम जनरली ऐसे कंडीशन में सेलेक्ट करेंगे ताकि हमें कहीं ना कहीं यही एक चीज़ मेन दिमाग में रहेगा कि एनिमल का यदि मिल्क टाइप के एनिमल है तो उसका मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। यदि हम एनिमल को मीट के लिए पाल रहे हैं तो फिर उसमें ज़्यादा जल्दी से जल्दी ग्रोथ आए, या फिर एनिमल में डिजीज़ रेसिस्टेंस हो, वो बीमार ना हो। तो इस तरीके की चीज़ों को हम यदि सिलेक्शन में यूज़ करते हैं तो ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन, मैन मेड सिलेक्शन कहा जाता है। तो ये तो ब्रॉडली दो तरीके का सिलेक्शन हो गया, नेचुरल सिलेक्शन और मैन मेड सिलेक्शन। तो याद रहेगा, यहाँ पर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो जब मैं टॉपिक समाप्त कर रहा हूँ तो उस समय आप अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं।
ठीक है। अब ये जो पहला जो पार्ट है वो हो गया। नेचुरल सिलेक्शन का कोई विशेष इस तरीके का फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है या मैन मेड सिलेक्शन है उसका फर्दर क्लासिफिकेशन हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन और किस किस तरीके से किया जा सकता है। तो ये जो आने वाली चीज़ें हैं जो आगे हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, जिसको कि कई बार पैटर्न ऑफ सिलेक्शन या मोड ऑफ सिलेक्शन भी कहा जाता है। तो ये 3 तरीके के होते हैं और मेनली ये जो ब्रीडर है वो इस मोड को या पैटर्न को यूटिलाइज करते हैं। कभी कभी नेचर भी कर लेती है, कभी कभी नेचर भी इसको अडॉप्ट कर लेती है ऑटोमेटिकली, नेचुरली। तो ये 3 तरीके के सिलेक्शन है। सबसे पहला जो सिलेक्शन है वो है डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन डायरेक्शन से बना है, तो सबसे पहला है यहाँ पर डायरेक्शनल सिलेक्शन। जो दूसरा है वो है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। डायरेक्शन से बना है डायरेक्शनल सिलेक्शन। अभी मैं एक एक करके समझाऊंगा कि डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या होता है। दूसरा है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, स्टेबलाइज करना, किसी चीज़ को स्टेबलाइज करना, यानी कि सेंटर की तरफ लेकर आना, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा उस तरफ लेकर आना। तो ये होता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। और जो तीसरा सिलेक्शन है डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन, तो डिसरप्ट से बना है डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो इसको एक एक करके देखेंगे कि सबसे पहले तो डायरेक्शनल सिलेक्शन देखते हैं कि डायरेक्शनल सिलेक्शन होता क्या है। ठीक है, तो डायरेक्शनल सिलेक्शन यदि किसी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन में लस ने कहा था कि वेरिएशंस बहुत ज़रूरी है। यदि किसी भी पॉपुलेशन में आप इम्प्रूवमेंट लेकर आना चाहते हैं तो जे.एल. लस, जो कि फादर ऑफ एनिमल ब्रीडिंग भी माना जाता है, मॉडर्न फादर ऑफ एनिमल ब्रीडिंग जो है, यहाँ पर ब्रीडिंग का कोर्स है तो आपको जानना चाहिए, मॉडर्न फादर ऑफ एनिमल ब्रीडिंग जो है वो जे.एल. लस को कहा गया है। और यदि सिर्फ पूछा जाए फादर ऑफ एनिमल ब्रीडिंग तो फिर बैकवेल होगा। ठीक है, रॉबर्ट बैकवेल। रॉबर्ट बैकवेल को फादर ऑफ एनिमल ब्रीडिंग कहा जाता है और जे.एल. लस को मॉडर्न फादर, क्योंकि जो जे.एल. लस का काम है लगभग 1940-45 के आसपास हुआ था। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी थी, एनिमल ब्रीडिंग प्लान। तो ये बुक की कॉपी मेरे पास है और आप लोगों को भी ये बुक, इस बुक का जो सॉफ्ट कॉपी है PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगा। PDF फॉर्म में आप यदि ढूंढेंगे तो इंटरनेट पे मिल जाएगा। बहुत अच्छी बुक है। उसको गीता ऑफ एनिमल ब्रीडर भी कहा जाता है, भगवत गीता है वो। किसी एनिमल ब्रीडर के लिए वो उसी तरीके से है। आप लोग ब्रीडिंग के कोर्स में है, जेनेटिक्स में है, तो उसको भगवत गीता मानकर उस किताब को पढ़ा करते हैं कि उसमें 1940-45 के आसपास में जे.एल. लस ने बहुत सारी ऐसी टेक्निक बताई थी कि किस प्रकार से हम पॉपुलेशन में इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं, जो कि आज भी प्रैक्टिकली फॉलो नहीं किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने कंसेप्ट जो था वो बहुत पहले दे दिया था। तो जे.एल. लस की जो हेरिडिबिलिटी, रेपिटेबिलिटी, इन सारी चीज़ों पर जो आज हम यूज करते हैं, हेरिडिबिलिटी के बिना हमारा ब्रीडिंग प्लान पूरा ही नहीं हो सकता है। और इन सब के ऊपर जे.एल. लस का फिर दूसरे साइंटिस्ट है हैंडरसन, H.R. हैंडरसन, इन सभी का बहुत ज़्यादा काम है। हार्वे पे क्वेश्चन भी आया था पीछे अभी, W.R. हार्वे। ठीक है, लिस्ट स्क्वायर एनालिसिस किसने दिया था, जो अभी फ़िलहाल JRF का जो एग्ज़ाम देकर आए हैं बच्चे, वो बता रहे थे कि कुछ पता नहीं लग रहा था। तो वो, और पिछले कोर्स में भी मैंने हार्वे के बारे में बताया था, लिस्ट स्क्वायर एनालिसिस में हार्वे ही बताया था मैंने। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, एनिमल ब्रीडिंग प्लान किसने दिया है, तो जे.एल. लस ने दिया है, फादर ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। तो मैं ये डिस्कस कर रहा था यहाँ पर डायरेक्शनल सिलेक्शन के अंदर कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर आपको वेरिएशंस दिखेंगे, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस दिखेंगे पॉपुलेशन के अंदर। कुछ इंडिविजुअल बहुत अच्छे यदि हम कुछ इंडिविजुअल काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस के दिखेंगे, हाई प्रोडक्टिव दिखेंगे। कुछ एनिमल जो होंगे वो मीडियोकर होंगे, यानी एवरेज परफॉर्मेंस होगा। कुछ के परफॉर्मेंस कम होंगे। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो
यदि हम साहिवाल की बात कर लें या मुर्रा, चलो मुर्रा बफेलो की बात करते हैं। यदि हम मुर्रा बफेलो की बात करें तो यदि पीक यील्ड की बात करें कि जब वो मैक्सिमम अपनी पीक पर पहुंचता है तो मुर्रा बफेलो कितना दूध देता है, तो यदि बहुत अच्छा जानवर है, बहुत ही फार्म के अंदर बहुत ही अच्छा, किसी डेयरी फार्म पर कोई बहुत ही अच्छा जानवर है, बहुत ही अच्छा मुर्रा बफेलो है, तो यदि 25 केजी के आसपास दूध दे रहा है एक दिन में पीक पर एनिमल धीरे धीरे है ना, हमेशा पीक पर नहीं रहता एनिमल काविंग करने के बाद 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने पे पीक पे आता है। शुरू में 5 लीटर 7 लीटर ऐसे देते बढ़ते 10 12 15, फिर उसके बाद लगभग 2.5-3 महीने पे वो पीक पर आता है। ठीक है, तो पीक पर हो सकता है बहुत अच्छा जो जानवर है वो 25 लीटर के आसपास है। हरियाणा में रेशमा का नाम सुना होगा, कुछ लोग सुने होंगे, तुम भी हरियाणा से हो, तुम भी हो, तो रेशमा बफेलो उसका काफ़ी नाम था, काफ़ी अच्छा दूध देती थी। उसका जो पालने वाला था ऑनर, उसके भी पूरे देश में ख्याति उसके भी है ना काफ़ी हुआ। तो इस तरीके के बफेलो जो है काफ़ी अच्छा दूध देते हैं, लगभग 30 के आसपास देते हैं। तो यदि 22, 23, 24 लीटर एक दिन में फार्म पर कुछ ऐसे जानवर हैं तो वो हाई प्रोडक्टिव एनिमल है। ठीक है, कुछ एनिमल होंगे जो कि 12-15 अपनी पीक पर 12-15 लीटर के आसपास है, तो वो ठीक है, एवरेज टाइप के एनिमल है। मुर्रा में वो एवरेज टाइप के हैं, किसी दूसरे नस्ल में शायद वो हाई प्रोडक्टिव हो जाएंगे, लेकिन मुर्रा के अंदर वो एवरेज प्रोडक्शन के है कि 12-15 लीटर दूध दे रहे हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कि अपनी पीक पर आकर 5-7 लीटर दूध दे रहे हैं, तो वो लो प्रोडक्शन के एनिमल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से किसी भी ट्रेड को हम की बात करते हैं, हम किसी भी ट्रेड को ले लें तो हर ट्रेड के अंदर कुछ एनिमल हाई प्रोडक्टिव होंगे, कुछ एनिमल एवरेज प्रोडक्शन के होंगे और कुछ एनिमल लो प्रोडक्शन के होंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात कर रहा था डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन में हम यदि इसे इस प्रकार से, पहले मैं समझाता हूँ, एक ही डायरेक्शन में से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, हम डायरेक्शनल सिलेक्शन में किसी एक ही डायरेक्शन से, डायरेक्शनल सिलेक्शन है यानी कि किसी एक डायरेक्शन से हम एनिमल को सेलेक्ट करेंगे। यदि हम हाई प्रोडक्टिव एनिमल को सेलेक्ट कर रहे हैं, यदि ज़्यादा वैल्यू वाले एनिमल को, तो सारे एनिमल हमारे हाई प्रोडक्शन वाले होंगे। ठीक है, यानी मान लो कि मिल्क प्रोडक्शन में हमने सेलेक्ट किया हाई प्रोडक्टिव, तो मेल भी, बुल भी हाई प्रोडक्शन वाले जो डैम होगी उसका जो बुल होगा तो उसमें भी उसकी भी कैपेसिटी, ब्रीडिंग वैल्यू मिल्क प्रोडक्शन का ज़्यादा होगा, तो वैसे बुल को हम सेलेक्ट करेंगे। और जो फीमेल्स है वो भी हाई प्रोडक्शन वाली, तो इसको कहा जाएगा डायरेक्शनल सिलेक्शन। ठीक है, मान लो कि सर्विस पीरियड में वैल्यू हम कम सर्विस पीरियड वाले वैल्यू को हम सेलेक्ट करेंगे, तो उसमें डायरेक्शनल सिलेक्शन में जो लो वैल्यू वाले एनिमल होंगे उसको हम सेलेक्ट करेंगे। एज एट फर्स्ट कार्विंग जो है, AFC जितना कम होगा उतना बेहतर है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि 30 मंथ के आसपास के, जो 30 मंथ पे यदि हमारा आ रहा है, कैटल के कंडीशन में लगभग 30-32 आ जाते हैं अच्छे एनिमल में, तो यदि 30 मंथ के आसपास का AFC है तो वहाँ से हम लो वैल्यू, वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्शनल सिलेक्शन में हमेशा हमें हायर वैल्यू को ही देखना है, वो डिपेंड करेगा ट्रेड के ऊपर कि हमारा ट्रेड कैसा है, कैरेक्टर कैसा है। यदि AFC है तो AFC में कम वैल्यू वाले ज़्यादा बढ़िया हो जाएंगे, मिल्क प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो ज़्यादा वैल्यू वाले हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होंगे, तो हम करेंगे किसी एक डायरेक्शन से सिलेक्शन, तो इस कंडीशन को कहा जाता है डायरेक्शनल सिलेक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है? कुछ समझ में ना आया हो तो अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब डायरेक्शनल सिलेक्शन के बाद दूसरा जो सिलेक्शन है वो है डिसरप्टिव सिलेक्शन। ठीक है, आप लोगों ने लिख रखा है डिसरप्टिव सिलेक्शन। और अभी ऊपर जब हम डायरेक्शनल सिलेक्शन बोल रहे थे तो वहाँ पर एक पॉइंट लिख लेंगे, डायरेक्शनल सिलेक्शन को वन वे सिलेक्शन भी कहा जाता है। वन वे सिलेक्शन यानी कि एक ही डायरेक्शन से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वन वे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है कि डायरेक्शनल सिलेक्शन को और किस नाम से बुलाया जाता है, तो वहाँ पर वन वे भी लिख सकता है, डिसरप्टिव भी लिखा जा सकता है।
बाई डायरेक्शनल भी लिखा जा सकता है, सेंट्रीपिटल भी लिखा जा सकता है, यूनिफाइंग भी लिखा जा सकता है, बैलेंस्ड सिलेक्शन, तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से आपको देखना पड़ेगा। वन वे सिलेक्शन है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी टर्म हैं ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टर्म किस सिलेक्शन टाइप में जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन को वन वे सिलेक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ जो दूसरा डिसरप्टिव सिलेक्शन है, पहले तो लिख लो कि डिसरप्टिव सिलेक्शन को टू वे सिलेक्शन भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो नोन एज टू वे सिलेक्शन या और बाई डायरेक्शनल सिलेक्शन। टू वे सिलेक्शन या बाई डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है। तो डिसरप्टिव सिलेक्शन या टू वे सिलेक्शन या बाई डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या होता है? तो ये वन वे सिलेक्शन या डायरेक्शनल सिलेक्शन जब डिस्कस कर लिया तो थोड़ा थोड़ा आइडिया इस समय तक लग गया होगा कि आखिर डिसरप्टिव सिलेक्शन से क्लियर नहीं हुआ होगा तो टू वे सिलेक्शन से या बाई डायरेक्शनल से तो क्लियर हो गया होगा कि इसमें हम करेंगे क्या। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जैसे पहले वाले कंडीशन में हमने डायरेक्शनल सिलेक्शन से सिर्फ एक डायरेक्शन से सेलेक्ट किया था, यहाँ पर हम दोनों डायरेक्शन से सेलेक्ट करेंगे, यानी हाई वैल्यू वाले भी एनिमल सेलेक्ट करेंगे और लो वैल्यू वाले भी एनिमल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। दोनों तरीके के एनिमल सेलेक्ट किए जाएंगे। अब किस कंडीशन में डायरेक्शनल सिलेक्शन यूज करेंगे, किस कंडीशनल में डिसरप्टिव सिलेक्शन, तो क्या जरूरत पड़ेगी। हम ऐसा सोच कर नहीं लगता है कि वन वे सिलेक्शन करें सर, अच्छे हम हाई प्रोडक्टिव एनिमल को सेलेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो प्रोजेनी का परफॉर्मेंस होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन वो एक ही कंडीशन में होता है। जनरली ये कब फॉलो किया जाता है? ये तब फॉलो किया जाता है जब किसी ट्रेट का हेरिटेबिलिटी हाई हो, ठीक है। ये ब्रीडिंग है, बहुत समझने वाली चीज़ है। यहाँ पर लोग गलतियाँ कर देते हैं कि कहीं पर किसी भी चीज़ को यूज नहीं किया जा सकता है। यदि हेरिटेबिलिटी वैल्यू ज़्यादा है तो वहाँ पर इंडिविजुअल सिलेक्शन करना या मास सिलेक्शन करना या फिनोटाइप के बेसिस पर सिलेक्शन करना ये इजी हो जाता है, एक्यूरेसी बना रहेगा। हेरिटेबिलिटी यदि आपका कम है तो एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्शन कम हो जाता है। उस कंडीशन में आपने यदि इस तरीके से वेस्ट एनिमल को सिलेक्ट किया तो कई बार वहाँ पर प्रोजेनी जनरेशन में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आकर आता है। तो यदि हेरिटेबिलिटी कम है तो वैसे कंडीशन में यहाँ पर दो तरीके का जीन एक्शन होता है जो कि यूजी में भी डिस्कस किया गया है और आगे शायद मैंने पिछले सेमेस्टर में भी एडिटिव जीन एक्शन और नॉन एडिटिव जीन एक्शन ये सब डिस्कस किया था, ठीक है। तो समझना इजी होगा। यहाँ पर दो तरीके का जीन एक्शन होता है, एडिटिव जीन एक्शन और नॉन एडिटिव जीन एक्शन, ठीक है। यदि हेरिटेबिलिटी हाई है इसका मतलब है कि एडिटिव जीन एक्शन हो रहा है। हेरिटेबिलिटी लो है कहने का मतलब है कि नॉन एडिटिव जीन एक्शन हो रहा है उस ट्रेट के अंदर, उस पार्टिकुलर ट्रेट में। यदि मिल्क प्रोडक्शन वाला ट्रेट है तो वहाँ पर जनरली नॉन एडिटिव जीन एक्शन ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, वहाँ पर एडिटिव जीन एक्शन ही यूज़ होता है। कार्कस ट्रेट है तो एडिटिव जीन एक्शन जनरली यूज होता है। लेकिन रिप्रोडक्शन रिलेटेड ट्रेट है जिसकी हेरिटेबिलिटी कम होती है तो वहाँ पर जनरली नॉन एडिटिव जीन एक्शन काम करता है, ठीक है। तो नॉन एडिटिव जीन एक्शन काम कर रहा है तो ये पहला वाला जो डायरेक्शनल सिलेक्शन था ना वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में कई बार हम क्या करते हैं कि हेट्रोसिस को यूज करते हैं, ठीक है। हेट्रोसिस को यूज करते हैं और हेट्रोसिस को यूज करने से ऐसे ट्रेट, इस तरीके के ट्रेट कई बार हेट्रोसिस को, वो भी किस कंडीशन में हेट्रोसिस बहुत अच्छी तरीके से यूज हो पाएगा वो आगे जाकर ये सारी चीज़ें अभी यहीं पर डिस्कस करूँगा। तो जो हमारा ये वाला पार्ट है वो पीछे रह जाएगा और हम कहीं और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जगह पर पहुँच जाएंगे। तो वो हम नॉन एडिटिव जीन एक्शन यूज हो रहा है तो वहाँ पर हमारे पास एक वे है कि हमने हेट्रोसिस को यूज करते हुए जो सिलेक्शन को इस प्रकार से यूज करें कि हम वहाँ पर हेट्रोसिस को यूटिलाइज करें। अब हेट्रोजाइगस कंडीशन होना चाहिए, प्रोजेनी के अंदर हेट्रोजाइगस कंडीशन होना चाहिए, यानी एक डोमिनेंट एलील है तो दूसरा एलील रिसेसिव, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो हेट्रोसिस में होता क्या है कि हेट्रोजाइगस इज सुपीरियर देन बोथ पेरेंट,
दोनों तरीके के पेरेंट्स से ज़्यादा सुपेरियर या फिर एटलीस्ट जो डोमिनेंट कंडीशन है वहाँ तक तो पहुँच ही जाते हैं। तो इसके लिए हमें एक जो लाइन रखना पड़ेगा पेरेंट्स का, वो डोमिनेंट टाइप का रखना पड़ेगा, और जो दूसरा जो ग्रुप होगा वो रिसेसिव टाइप का रखना पड़ेगा, ताकि एक जगह से आपके डोमिनेंट एलील आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो और दूसरी तरफ से रिसेसिव एलील आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो, ताकि जो प्रोजेनी बने वो हेटेरोटिक कंडीशन में आ जाए और उसका परफॉर्मेंस, यह संभावना हो कि बोथ पेरेंट्स से, दोनों पेरेंट्स से ज़्यादा बेहतर हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ हेरिडिटेबिलिटी कम है, नॉन एडिटिव जीन एक्शन हो रहा है, वहाँ पर आप डायरेक्शनल सिलेक्शन करेंगे तो हेटेरोटिक हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपने सारे एनिमल बहुत ही बढ़िया टाइप के यूज कर लिए। तो हो सकता है कि वो जो एनिमल है वो हेटेरोजाइगस होंगे, दोनों डोमिनेंट एलील होंगे, तो फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन तो प्रोजेनी में बनेगा ही नहीं। अब हेटेरोजाइगस कंडीशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दो ग्रुप में बांटते हैं, और ये सिंपली यहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा मॉलिकुलर जेनेटिक्स या मॉलिकुलर टेक्निक को यूज नहीं कर रहे हैं। हम बहुत सिंपल वे में एनिमल को सिग्रीगेट कर लिया, हाई परफॉर्मेंस वाले और लो परफॉर्मेंस वाले। लो परफॉर्मेंस वाले ये मान लिया कि ये जो लो परफॉर्मेंस वाले एनिमल है वो होमोजाइगस रिसेसिव टाइप के होंगे, इस वजह से उनका परफॉर्मेंस काफ़ी कम है। और ये जो हाई परफॉर्मेंस वाले एनिमल है, ये उसमें बहुत सारे एनिमल ऐसे होंगे जो कि होमोजाइगस डोमिनेंट हो, कुछ एनिमल हेटेरोजाइगस भी हो सकते हैं, लेकिन चांसेस इधर डोमिनेंट आने का चांसेस रहेगा और इधर से दूसरी तरफ से रिसेसिव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया डायरेक्शनल सिलेक्शन कब यूज करते हैं और डिसरप्टिव सिलेक्शन कब यूज करते हैं। इसके बाद जो तीसरा सिलेक्शन है वो है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ठीक है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन स्टेबलाइज करते हैं यहाँ पर, और इसे अब यहाँ पर डिसरप्टिव सिलेक्शन जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लेंगे कि डिसरप्टिव सिलेक्शन को टू वे सिलेक्शन, बाई डायरेक्शनल सिलेक्शन के अलावा सेंट्रीफ्यूगल सिलेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल, इसको सेंट्रीफ्यूगल सिलेक्शन के भी नाम से जाना जाता है। सेंट्रीफ्यूगल सिलेक्शन क्यों कहा जाता है, तो फिजिक्स यदि पढ़े होंगे मैट्रिक में या फिर +2 में, तो दो तरीके के फोर्स होते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब आप रस्सी में किसी पत्थर को बांध कर ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो उसमें काम करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि जैसे रस्सी छोड़ेंगे वो बाहर की तरफ जाएगी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब बाहर की तरफ। तो आपने दोनों एंड से एनिमल को सेलेक्ट किया, तो इस वजह से इसे कई बार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहा जाता है। और जो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है उसको सेंट्रीपिटल सिलेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो सेंटर पे जिस एनिमल का परफॉर्मेंस होता है उसे हम सेलेक्ट करते हैं, इसे सेंट्रीपिटल सिलेक्शन भी कहा जाता है, यूनिफाइंग सिलेक्शन भी कहा जाता है, इसके अलावा इसे बैलेंस्ड सिलेक्शन भी कहा जाता है। अब पहले ये लिख ले, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन को सेंट्रीपिटल सिलेक्शन भी कहते हैं, यूनिफाइंग सिलेक्शन भी कहते हैं, और बैलेंस्ड सिलेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं कि वैसे एनिमल को सेलेक्ट किया जाता है जिनका परफॉर्मेंस बीच का, इंटरमीडिएट टाइप का हो। ठीक है, इंटरमीडिएट टाइप का, यानी ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। हमने सबसे पहले वाले में एक डायरेक्शन से सेलेक्ट किया, या तो ज़्यादा वाला या तो कम वाला। दूसरे वाले टाइप में हमने ज़्यादा वाले से भी सेलेक्ट किया, कम वाले से भी सेलेक्ट किया। ठीक है, एंड से ही सेलेक्ट किया। इस वाले में हम सेंटर से, जिनका परफॉर्मेंस इंटरमीडिएट टाइप के हो, वैसे एनिमल को सेलेक्ट करेंगे, तो वो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कहा जाएगा। ठीक है, अब ये किस पर, कहाँ पर ये यूज होता है, तो ऐसे ट्रेट जो कि सेंट्रल वैल्यू पर ज़्यादा बढ़िया होंगे। ठीक है, उसमें एंड पर आप सेलेक्ट करोगे, किसी एक एंड से सेलेक्ट करोगे या दोनों एंड से सेलेक्ट करोगे, तो फिर मामला ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पर नेचर भी करती है और ह्यूमन मैन मेड सिलेक्शन में भी यूज किया जाता है। इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, वो है कि आप यदि फार्म पर होंगे और आपको काफ का सिलेक्शन करना है, काफ के कंडीशन में सेलेक्ट करना है कि इस एनिमल को सेलेक्ट किया जाए कि नहीं किया जाए,
और बेसिस क्या आप रख रहे हो, तो काफ का बॉडी वेट के बेसिस पर आप सेलेक्ट कर रहे हैं, काफ का बॉडी वेट के बेसिस पर सेलेक्ट कर रहे हैं। तो बात करते हैं बफेलो का जो एवरेज वेट है वो लगभग बर्थ वेट जो है वो 27-28 केजी के आसपास, 30 के आसपास ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब 25 से 30 रख लो, ये लगभग उनका बर्थ वेट, नॉर्मल एवरेज बर्थ वेट होता है। अब किसी एक काफ का जो बफेलो काफ है उसका बर्थ वेट जो है वो 40 किलो आया, ठीक है, 35-40 किलो आया, बहुत ज़्यादा आया। तो क्या आप सेलेक्ट कर लेंगे उसको? नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे जो काफ है उसमें डिस्टोकिया, वो मदर में डिस्टोकिया काउज कर देंगे और सरवाइव करना, वो बर्थ के समय वो उनका हो सकता है प्रॉब्लम फेस करे वो बहुत ज़्यादा, तो सर्वाइवल उनका बड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसे काफ को हम जनरली सेलेक्ट भी नहीं करते हैं कि इस काफ को यूज करके जो बच्चे आगे जनरेशन में आने वाले हैं उन सब में ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये जो काफ है इसका बॉडी वेट जो नॉर्मल है उससे ज़्यादा है। तो ये तो एक एंड की मैंने बात कर ली कि काफ का बर्थ वेट जो है वो यदि बहुत ज़्यादा हो, 35 किलो 40 केजी हो, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। ऐसे ही बात करें कि काफ का जो वेट है वो 18 केजी आया, तो क्या अब हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे क्या? यहाँ पर भी नहीं सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो काफ बहुत कमज़ोर होगा, ठीक है। एक कंडीशन में तो ओवरवेट हो गया, दूसरे कंडीशन में वो कमज़ोर हो गया, बहुत ज़्यादा वीक होगा। यदि बफेलो काफ का वजन 16 केजी 18 केजी है, तो यहाँ पर भी सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो हम जनरली सेलेक्ट करते हैं 25 से 30 के बीच का रेंज जो एवरेज वैल्यू के आसपास रहता है उसको हम प्रायोरिटी देते हैं। और जनरली नेचर भी इसी को प्रायोरिटी देती है। यदि बहुत ज़्यादा बॉडी वेट कम हो किसी काफ का, या फिर ह्यूमन बीइंग में भी देखते हैं कि यदि बच्चा 1 केजी 1.5 केजी का है तो वो सरवाइव नहीं करता है, नेचर भी उसको सरवाइव है ना वो हटा देती है कि आगे जो है ऐसे इसके जो जनरेशन आगे बढ़ेंगे उसमें भी प्रॉब्लम रहेगा। या फिर ओवर वेट जो होते हैं, मान लो 5 केजी का बेबी बॉर्न में, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो जाता है, नेचर भी उसको सेलेक्ट नहीं करती। ऐसे ही जब हम किसी लाइव स्टॉक फार्म पर भी काम करते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग इस तरीके के जो काफ है उसे हम सेलेक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जनरल